ए वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले लेंजेस लॉ। देखिए फैराडेज लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी कॉइल है, कोई भी लूप है, उससे यदि जो अटैच्ड फ्लक्स है उसमें यदि चेंजेस होंगे तो उसके एंड्स पर ईएमएफ जनरेट होगा। ये हमने कहाँ देखा था? फैराडेज एक्सपेरिमेंट में देख लिया था। फैराडेज ने क्या किया था, एक कॉइल ली, उसके मान लीजिए ये एक हमारे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ साइड है, ये इसकी साउथ साइड है। तो नॉर्थ साइड को जैसे ही आप पास में लाएंगे उस कॉइल के, तो उसके अंदर करंट फ्लो करने एक गैल्वेनोमीटर यदि लगा दे तो डिफ्लेक्शन शो करता है, और जैसे हम उसको दूर ले जाते हैं तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन शो करता है बट इन अपोजिट साइड। ये उसने बता दिया था कि अपोजिट साइड में शो करता है, बट वो ये नहीं बता पाया कि ये रीजन क्या है, किस तरीके से, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हेन वी मूव द मैग्नेट बार टूवर्ड्स द कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल। तो जो डायरेक्शन है वो किसने बताई? वो बताई लेंजेस ने। लेंजेस क्या कहता है, उसका सिंपल सा स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लेंजेस सेड दैट the direction or the polarity of the EMF generated at the ends of the coil is such like that it opposes its cause of its generation. It opposes the cause of its generation. Simple. ये कहना चाह रहा है कि यदि मान लीजिए कोई कॉइल है तो उसके अंदर करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगी कि वो दोनों जो मैग्नेट और कॉइल है वो एक दूसरे को जो कॉज ऑफ इट्स जनरेशन है, जिस वजह से ये जनरेट हुआ है, उसका अपोज करें। इसका मीनिंग थोड़ा टिपिकल है, समझ में नहीं आया, इसको वापस स्टेटमेंट देंगे लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉइल बना लेता हूँ मैं। सिंपली इस तरीके से मैंने एक कॉइल बना ली और मैं कह देता हूं कि इसके अंदर मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरीके से देखेंगे, हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये इसका फ्रंट पार्ट है, यहां पर मैं एक मैग्नेट को इस तरीके से लेकर आता हूं। ठीक है, दिस इज एन साइड एंड दिस इज एस साइड। तो याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहां एक एन बना देते हैं। एक एन बना दिया, एन की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से, इनके जो एंड्स हैं इनको डायरेक्शन के रूप में शो कर देते हैं, और इसी के पैरेलल यहाँ पर डायरेक्शन शो करते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा एन साइड की तरह, मतलब जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो इस तरीके से होगा, इधर से जाएगा करंट और इधर चला जाएगा। ये हमारा करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। जब इसको हम आगे की ओर ले जाते हैं तो ठीक है, यदि हम इसको इधर की ओर ले जाएं तो किस तरीके से करंट फ्लो होगा वो देखिए। उसको भी याद रखने का बहुत अच्छा सा तरीका है, अभी इसको समझेंगे, पहले हम इसको याद रखने का तरीका बता देते हैं। तो जैसे ही आप इस बार को इस साइड में प्लेस करेंगे तो ये S जो आगे की ओर है तो हम S की तरह बना देंगे, तो इसकी डायरेक्शन जो है इसके पैरेलल बिल्कुल S की तरह हो जाएगी। तो ये इस तरीके से फ्लो करेगा करंट, ये दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। तो ये तरीका हो गया याद रखने का। तो वैसे याद रखें तो सिंपली हम याद रख सकते हैं कि जो भी एंड आगे की ओर मूव कर रहा है, मूवमेंट में है, उसी के रेस्पेक्ट में क्या बनता है, उसी के रेस्पेक्ट में करंट फ्लो होता है इन द कॉइल। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझ लें। इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा है कि मान लीजिए करंट जो है वो उसी तरीके से बिहेव करता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ये कॉइल है, अभी कोई बैटरी नहीं लगा रखी है, एंड दिस इज द एन साइड। इसको मैं एन साइड मान लेता हूं, नहीं तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये मैग्नेट है जिसका ये वाला एन साइड मान लेते हैं, डॉट लगा हुआ है, और ये वाला तो ये आपको दिखेगा नहीं, ये चौक दिख जाएगा, तो आई कैन से दैट लाइक दिस। मान लीजिए ये जो एन साइड है नॉर्थ साइड और ये साउथ साइड है, तो आपको याद कैसे रखना है, यदि मान लीजिए ये एक कॉइल है, एक वायर का लूप है, यदि हम आगे की ओर जाएंगे तो इसका एन साइड है, इसका एन साइड है, तो इसमें करंट फ्लो भी किस तरीके से होगा, एन की तरह होगा।
ठीक है, यदि हम आगे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आगे कौन है, एन साइड है, एन साइड जब होगा आगे की ओर तो होगा ये कि इसका फ्लक्स जब आगे की ओर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम ये चाहते हैं कि ये फ्लक्स जो करंट का जो फ्लो है वो इस तरीके से होता है कि वो इसकी जो कॉज है जनरेशन की, दैट इज व्हाट, दैट इज दिस फ्लक्स चेंजेस, और वो जो जनरेशन है उसका अपोज करेगा। अपोज कब करेगा, मतलब यदि हम जनरल मीनिंग में कहें तो ये इसकी मोशन का अपोज करेगा, बिकॉज द करंट इज जनरेटेड ड्यू टू इट्स मोशन। यदि आप स्टडी स्टेट में रखेंगे करंट जनरेट नहीं होगा, लेकिन जैसे इसको आगे पीछे करेंगे तो करंट जनरेट होगा। ये फैराडेज के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था। तो कॉज ऑफ इट्स जनरेशन इज इट्स मोशन, द मोशन ऑफ द दिस बार। तो अल्टीमेटली वी वांट टू से दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ दिस बार, मतलब इसको अपोज करना। अपोज कब करेगा, यदि मान लीजिए ये इसकी एन साइड है, ये इसके एस साइड है, एन साइड जब आगे की ओर जाएगी, नॉर्थ पोल जब मूवमेंट कर रहा है टुवर्ड्स द कॉइल, देन इट विल बिहेव लाइक ए एन साइड, एन की तरह ही बिहेव करेगा। ये एन साइड और ये एन, नॉर्थ पोल जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, अपोजिशन, ठीक है, अपोज करेंगे तो इस तरीके से करंट फ्लो हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि मान लीजिए ये ऐसे न जाकर इसको हम बाहर की ओर ले जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो द मोशन ऑफ द, तो यहां पर फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बाहर की ओर जा रहे हैं, फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अभी ये नहीं समझना है, अभी ये समझना है कि ये जो बाहर जा रहा है यही इसका कॉज है। अब चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं, दैट अपोजेस द चेंजेस। तो अपोज किस तरीके से हो रहा है, बाहर की ओर जा रहे हैं, तो इसका कौन सा साइड है, एन साइड है, तो एन साइड जो है वो अवे फ्रॉम द कॉइल जा रहा है, इसका अपोजिट क्या होगा, इट अट्रैक्ट्स। तो ये क्या करेगा, इस एन साइड को अट्रैक्ट करने के लिए इट विल बिहेव लाइक एस। इसका जो एन साइड है वो अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कर रहा है, तो इट विल बिहेव लाइक एस, सो दैट इट कैन अट्रैक्ट द कॉइल, अट्रैक्ट द बाहर, मतलब इसको अट्रैक्ट कर सके। समझ में आ रही है? आई थिंक आपको केवल इस तरीके से, ये तो मेमोराइज करने का तरीका हो गया कि यदि मान लीजिए जो आगे की ओर है एंड, उसी तरीके से आप इसको बिहेव करवा दीजिए। लेकिन इसके बाद कहें तो हम सिंपली कह रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसको अभी नहीं देखना है, केवल देखना है कि बार आगे की ओर जा रही है, पीछे की ओर जा रही है। अपोज किस तरीके से करेगा, आगे जाएगा तो ये एक दूसरे को अपोजिशन करेंगे, तो इसे एन की तरह होना चाहिए, और दूर की ओर जाएंगे तो एस की तरह होना चाहिए। कुछ ऐसा ही होगा, जब आगे की ओर जाएगा तो ये एन की तरह बिहेव कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ये जो इस तरीके से जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए मैं कहूं कि ये ऐसा ना होकर हम इससे अवे जाते एन एस, तो भी डायरेक्शन यही होती। क्यों? क्योंकि एन जो है वो अवे फ्रॉम द कॉइल जा रहा है, तो इसे एस की तरह बिहेव करना चाहिए। अवे फ्रॉम द कॉइल मींस फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट सिंपल है, स्टेटमेंट केवल इतना कहता है इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। ये उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। वापस से सुनिए, इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन, ये अपोज करता है द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन, जिससे ये जनरेट हुआ है उस रीजन का अपोजिशन करता है। दिस इज द लेंजेस लॉ। एंड टू मेमोराइज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें केवल क्या याद रखना है, ये आपको मेथड याद रखना है कि इफ द कॉइल इज मूविंग, इफ द magnetic bar is moving away from the coil or towards the coil, if it is moving towards the coil, जहां इसका हेड है उसको याद रखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। लेकिन ये जो लॉ है दैट फॉलोज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन लॉ कैसे फॉलो कर रहा है वो भी समझना बहुत सिंपल है। सिंपली ये है
कि मान लीजिए मैं यहां पर एक बार लेता हूं, मैं इसको बाहर की ओर खींचता हूं। जैसे ही मैं इसको बाहर की ओर खींचूंगा, एस जो एंड है वो बाहर की ओर है, तो इट विल बिहेव लाइक एस। इसमें करंट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर जाएगा। बट मैं कह रहा हूं कि जब मैं बाहर की ओर ले जाऊंगा तो ये एस की तरह बिहेव करने लग जाएगा, इसलिए ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। सॉरी, अपोजिशन मीन्स अट्रैक्ट करेगा, बाहर की ओर नहीं ले जाना चाहेगा। तो अपोजिशन की वजह से वी विल डू सम वर्क। जब हम इसको बाहर की ओर खींचेंगे, वी विल डू सम एक्सटर्नल वर्क ऑन दिस मैग्नेटिक बार। जब इसको हम बाहर की ओर ले जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क की वजह से वो सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, इस करंट में कन्वर्ट हो रहा है। द मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिसिटी और इनटू द करंट और इनटू द कॉइल, द करंट इनटू द कॉइल। तो ये हमारा हो गया बेटा लेंजेस लॉ, ठीक है। और यहां पर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी समझा दिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, वापस से देखिए, एक सर्कुलर रिंग है जिसको हम अंदर की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर के रूप में एक रिंग है, किसी वायर की बनी हुई है, और इसको हम बाहर की ओर ले जा रहे हैं। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दीज कॉइल्स। तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सिंपल सा हमारा एक तरीका है जिसको आप याद रखिएगा। हम क्या करेंगे, मैग्नेट से हमें बहुत इजीली याद रहता है कि एस की डायरेक्शन में करंट है, एन की डायरेक्शन में है, या करंट एस की डायरेक्शन में है, तो वो बहुत इजीली याद होता है। जो एंड जिस साइड में जा रहा है, जैसे मान लीजिए अवे फ्रॉम द कॉइल ले जा रहे हैं तो बाहर वाला, और टूवर्ड्स द कॉइल ले जा रहे हैं तो अंदर वाला। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, तब ही ऐसा होगा कि उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंजेस होना जरूरी है। फैराडेज लॉ क्या कहता है, यदि फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये बाहर की ओर जब ले जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर फ्लक्स में कुछ चेंजेस आने चाहिए। यदि मैं एक ट्राइंगल को, सपोज करो एक ट्राइंगल बना लिया, और इसको मैं यहाँ से और मूव करके ले जाता हूँ, यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ले गया, तो क्या इसमें फ्लक्स चेंज हुआ? नहीं, इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो फील्ड है वो इस तरीके का है कि इसमें किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड है उसकी वैल्यू सेम है। तो जब यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा तो फील्ड तो सेम ही रहेगा। जब यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो फील्ड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, मतलब इससे अटैच फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। मतलब जब फ्लक्स में चेंजेस ही नहीं है तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन ये जो केसेस हैं जब अंदर की ओर आ रहे हैं तो फ्लक्स जैसे जैसे मैं अंदर आऊंगा, फील्ड के अंदर जैसे एंटर करूंगा तो फील्ड इंक्रीज होगा। फील्ड इंक्रीज मतलब हम यहां पर कह रहे हैं फ्लक्स लाइन, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो हैं attached to this coil are increasing, or we can say that the flux is increasing। तो फ्लक्स यहां पर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसके अंदर ईएमएफ का जनरेशन होगा और करंट फ्लो करेगा। तो इसको याद रखने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले इस फील्ड के अकॉर्डिंग इसको होल्ड करना है। जो भी आपके पास पेन हो, जो भी आपके पास कोई भी डिवाइस हो, चॉक होल्डर हो, उसको आप होल्ड करें लाइक दिस। जैसे फील्ड है, यदि डॉट फील्ड होगा तो डॉट फील्ड का मतलब होता है दिस इज आउटवर्ड फील्ड एंड दिस इज इनवर्ड फील्ड। तो आउटवर्ड फील्ड का मतलब ये हुआ कि यहां से फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर की ओर आ रही हैं, और बाहर की ओर आ रही है तो एस में एंटर करेंगी, तो इसे ऐसे होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा एस एंड है और ये एन एंड है।
तो ऐसे फील्ड लाइंस आएगी, वो इसमें एंटर करेगी। इसका मतलब यहां पर इस तरीके से रखेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें उल्टा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एन से फील्ड लाइन निकलेगी और इसके अंदर एंटर कर जाएगी। तो ये हमारा फील्ड का मैग्नेट हमने होल्ड कर लिया। यहाँ मैग्नेट रखेंगे तो फील्ड लाइंस अंदर की ओर चली जाएंगी। अब मैं कह रहा हूं कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बस इसको देखते हुए हम बता देंगे। फ्लक्स इसमें कहाँ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कब होगा, जब हम पास में लाएंगे। पास में लाएंगे तो ये कौन सा एंड है, एन है। इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जो डायरेक्शन होनी है। लेकिन इसको जब हम करेंगे तो ये बाहर की ओर जा रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कब होगा, जब हम बाहर की ओर ले जाएंगे। कौन सा सिरा है, एस है, तो एस की तरह हो जाएगा। तो दिस इज द, आपका मेथड कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक सिंपल मेथड काम में लेता हूँ। एक डिवाइस हाथ में हमेशा होती है, हमारे पास पेन होता है, पेन का एक साइड एन मान ले, एस मान लें, और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधा इसमें हो जाएगा क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज जो इसके अंदर फ्लो ऑफ करंट आएगा, लेकिन इसके अंदर जीरो करंट। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल भी है बुक का, जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये बहुत इजी सा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब समझिए, मोशनल का मतलब सिंपली हो जाएगा कि मोशन में यदि कोई पार्टिकल है, उसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसे हम कह देंगे मोशनल ईएमएफ। इसकी वैल्यू कितनी होती है वो सिंपली हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस एग्जांपल को लेने के लिए मैं यहाँ पर एक वायर ले लेता हूँ, मैग्नेटिक किसी मेटल का वायर ले लेता हूँ। इस पर एक आर्म इस तरीके से लगा दिए हैं मैंने। इसको मैं कह देता हूँ P, इसको Q, ये R और ये S। इसको हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो हम फैराडेज लॉ पढ़ रहे हैं उसके अंदर सिंपल सा कंसेप्ट है कि किसी कॉइल से, किसी लूप से जो फ्लक्स अटैच हो रहा है उसमें यदि कमी होती है, इंक्रीमेंट होता है, तो उसके एंड्स पर ईएमएफ जनरेट हो जाता है। उसकी पोलैरिटी लेंजेस लॉ से दी जाती है, और जो उस फॉर्मूले में एक माइनस है ना, वो माइनस उस अपोजिशन को शो करता है जो लेंजेस लॉ ने दिया था। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि मान लीजिए ये एक मूवेबल आर्म है PQ, और इसको हमने एक क्रॉस्ड फील्ड में रख दिया। क्रॉस्ड फील्ड का मतलब हम बिल्कुल डेफिनेटली निकाल पा रहे हैं कि ये वो फील्ड है जो वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसकी वजह से हम निकालना चाहेंगे कि मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या है। अब मोशनल ईएमएफ देखने के लिए हमें PQ को आगे पीछे सरकाना पड़ेगा। सरकाने से क्या होगा, हमें पता है कि कोई भी लूप हो, कोई भी एरिया एलिमेंट हो जो किसी फील्ड में रखा हुआ हो, तो उससे कुछ फ्लक्स अटैच हो जाता है, और उस फ्लक्स की वैल्यू जो है वो दी जाती है B इंटू A। ठीक है, मान लीजिए ये जो आर्म है, दिस आर्म PQ ले लें। ये जो आर्म है ये X है। क्यों X लिया है उसका भी रीजन है। और ये जो आर्म है इसको मैं मान लेता हूं दिस इज L। ठीक है, दिस इज L आर्म ले लिया। ठीक है, तो हमने कहा ये तो L आर्म है और ये X है, यहां तक का डिस्टेंस। X इसलिए लिया है क्योंकि जब सपोज करो मैं इसको इस तरफ ले जाता हूं, जैसे ही मैं इसको इस तरफ ले जाता हूं क्या होगा बेटा, इसमें होगा ये कि जब मैं इसको इस तरफ मूव करूंगा तो x की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, जब चेंज होगी तो x हमारे पास क्या होगा, एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, एक वेरिएबल हो गया। तो मैं इस पर लिख देता हूं, इसका जो एरिया होगा A विल बी इक्वल टू L इंटू एक्स। आई कैन राइट 5B, फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा B L इंटू एक्स। क्लियर, ये तो हो गया हमारा फ्लक्स जो इससे अटैच है। अब हम इसको
मोशन में लाएंगे। मोशन में कैसे? पी क्यू को हम अंदर की ओर ले जा रहे हैं, तो जब हम इसको अंदर की ओर ले जाएंगे तो इससे ये जो क्लोज्ड लूप था, इससे जो नंबर ऑफ फीड लाइंस है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब या तो कम हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। कम कब होगी? जब हम अंदर की ओर ले जाएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, नंबर ऑफ फीड लाइंस भी कम अटैच होगी। इससे क्या होगा? इससे फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन यदि बाहर की ओर ले जाएं तो इसका अपोजिट होगा। जैसे ही बाहर की ओर ले जाओगे तो नंबर ऑफ फीड लाइंस इंक्रीज होगी, इससे फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होगी। चाहे बाहर की ओर ले जाएं, चाहे अंदर की ओर इसको मोशन में लाएं, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हो रहा है एंड दैट इज फ्लक्स चेंजेस। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, क्या होगा? साथ में ईएमएफ जनरेट होगा। किसकी वजह से? फैराडेज ने कह दिया था। फैराडे ने कहा कि ई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ओके, इस तरीके से उसने कहा। तो अब फाई बी की वैल्यू जब मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आता है? क्योंकि मेरे पास वेरिएबल बी और एल तो कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं ई विल बी इक्वल टू व्हाट विल बी, दैट विल बी बी इंटू एल इंटू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, और इसको मैं क्या मान लेता हूं? v मान लेता हूं, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी 11th क्लास में पढ़ा था, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो e को हमने क्या लिख दिया बेटा? e लिख दिया हमने, दैट इज बी वी एल, एंड दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ठीक है, ये एक ईएमएफ v वेलोसिटी से किसी रॉड को ले जाएंगे तो इजीली हमें मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ की वजह से ईएमएफ जब जनरेट होगा एट द एंड्स ऑफ दिस रॉड, देन द फ्लो ऑफ करंट विल बी देयर। तो जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो पता कैसे चलेगा कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है? तो सिंपली हम देखेंगे, नॉर्थ साइड है, ऐसे लिया, फ्लक्स कम हो रहा है, इसका मतलब बाहर की ओर जा रहे हैं, तो एस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा। एस का मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन द क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसा करंट होगा? क्लॉकवाइज होगा। ये क्लॉकवाइज करंट हो गया। तो हमें इसकी लेंजेस लॉ से डायरेक्शन ऑफ करंट भी मिल गया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो करंट आया है वो आया कहां से, क्या ये रूल्स को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम सिंपली वर्क डन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि हमने इस पर कुछ वर्क किया है, हमने इसको अपोज किया है। अभी हमने कहा था लेंजेस लॉ किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों आई थी? क्योंकि हम उस मैग्नेट को उसके पास में ले गए थे और उससे दूर ले आए थे। हमने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया था, क्योंकि वो जो कॉइल और मैग्नेट हैं वो एक दूसरे को अपोज करते हैं। अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। माई मीन टू से इज दैट कि यदि पास में जा रहे हैं तो वो उसका अपोजिशन करेंगे और दूर जा रहे हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों ही कंडीशन में मोशन का अपोजिशन है जो हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उस कॉज को अपोज कर रहा है। वो कॉज क्या है? आगे और पीछे ले जाना। आगे ले जाएंगे तो इस तरीके से बिहेव करेगा कॉइल कि वो उसको रिपेल कर रहा हो, और दूर ले जाएंगे तो इस तरीके से बिहेव करेगा कॉइल कि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा हो। तो हम कुल मिला के उस अपोजिशन के अगेंस्ट कुछ वर्क कर रहे हैं, और वही वर्क हमारा किस में आ रहा था? करंट के रूप में हमें मिल रहा था। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। किस तरीके से है? क्योंकि W को यदि हम डिफाइन करें तो W जो होता है दैट इज वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है वो देख लें। फोर्स मान लीजिए मैं कह रहा हूं जब ये इधर जाएगा तो डेफिनेटली चार्ज फ्लो होता है कि नहीं? जब चार्ज फ्लो होगा तो मान लीजिए कोई चार्ज यहां से यहां तक पहुंच रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? L डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए वो अब उस पर फोर्स किस साइड में लगेगा ये भी तो देखना पड़ेगा, तो पहले हम देख लेते हैं।
मान लीजिए कोई फोर्स किसी चार्ज पर लग रहा है तो वो कितना लगता है, एफ क्यू वी क्रॉस बी, यही तो लगता है। तो क्यू वी भी उसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैं कह रहा हूं कि v की डायरेक्शन जो है चार्ज की डायरेक्शन, यहां मान लीजिए कोई चार्ज है q, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी मोशन की वो इस साइड में होगी इस साइड में, और जो फील्ड है वो अंदर की ओर है। चार्ज पर फोर्स कहां लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा। इसका मतलब चार्जेस जो पॉजिटिव होगा वो इस तरफ जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो इस तरफ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं चार्ज जो है इसके एंड्स पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और इसी वजह से यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन हमने इस डायग्राम से देख ली कि पॉजिटिव चार्ज पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है और इसकी ओर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स है ये हमारे पास QVB है, तो इसका मैग्नीट्यूड में लिख देता हूं QVB। और जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया है चार्ज का, मान लीजिए चार्ज यहां से यहां फ्लो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, L कवर कर रहा है। और जो EMF होगा वो क्या होता है बेटा, सिंपली दैट इज E बराबर होता है Q इंटू V, होता है कि नहीं। तो हमारे पास देखिए ये निकालना होगा, तो हम सिंपली E जो निकालेंगे V नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो हमारे पास आ जाएगा E जो है वो तो V की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला देखिए इस तरीके का है, W इज इक्वल्स टू Q इंटू E। तो E विल बी इक्वल टू W अपॉन Q। तो W कितना है बेटा, QVB इंटू L अपॉन Q से Q कैंसिल, तो E की वैल्यू वापस से हमारे पास क्या आ गई, देखिए BVL आ गए, जो इन दोनों रिजल्ट्स को एकदम सेटिस्फाई करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये हवा में ही नहीं आया है, ये फॉर्मूला इस तरीके से भी डराइव किया जा सकता है जब चार्ज मोशन में है। और चार्ज मोशन में है तो हमने देखा कि ये जो EMF की वैल्यू आई है दैट इज BVL एंड इट इज कॉल्ड मोशनल EMF। तो ये हमारा टॉपिक हो गया मोशनल EMF